हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कक्षा 10वीं मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस का सॉल्यूशन हमने बता दिया है, तो इस वीडियो में जो है सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं आप इसको नोट करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे इतिहास का। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये तो सभी को पता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है बिस्मार्क, कैवूर, मैजनी और गैरी वाल्डली। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मैजनी, क्योंकि दोस्तों इस इटली की सोसाइटी की स्थापना जो की थी जोत्समी मैथेसनी ने की थी, जिसको दूसरा नाम भी बोला जाता है मैजनी। जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन मैजनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ। 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा 1919 ईस्वी को। रॉल एक्ट जब पारित हुआ था वो 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कहता है औद्योगिक क्रांति पर सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। इसका ऑप्शन दिया हुआ इंग्लैंड, दूसरा दिया है जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका एक नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा इंग्लैंड। यानी औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1932 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से, 1933 ईस्वी से और 1936 ईस्वी से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर 1929 ईस्वी से। ठीक है, यानी आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 5वां नंबर की महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जो है 79 सदस्य के साथ जो है दांडी यात्रा आरंभ की थी। उसके बाद एक जो उसमें छोटे से बच्चे थे उसको गिनती नहीं किया गया था, इसलिए जो है वहाँ पे आप लोगों का आंसर यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 72 सदस्य, दूसरा दिया है 85 सदस्य, तीसरा दिया है 78 सदस्य और यहाँ पे चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपको हो जाएगा ये सी नंबर 78 सदस्य। ठीक है, यानी कि दोस्तों 89 जो था 89 सदस्य जो थे, तो लेकिन उसमें से एक छोटे से बच्चा था उसको हम गिनती नहीं किया गया था, इसलिए जो हो जाएगा ये 78 सदस्य ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर कहता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 1871 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1874 ईस्वी और 1875 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का ए नंबर आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। ठीक है, यानी इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए दोस्तों इतिहास का जो है फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या क्या कह रहा है वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे और जो भी इसका आंसर सही आंसर है आपको मैं बताएंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैं कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि आप इसको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो रिक्त स्थान दिया गया 7वां नंबर वो कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ने की। तो मेजबानी ने ये जो रिक्त स्थान दिया इसमें जो सही आंसर भरना है, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि ड्यूक मैटरनिक, उसके बाद कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ड्यूक मैटरनिक, जो कि यहाँ पे रिक्त स्थान में भराना है, आपको भरना है ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 8वां नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यानी कि कितने ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सभी को डेट पता है कि 1919 को हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट सभी को नहीं पता है कि कितने डेट को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ 11 मई 1919 और यहाँ पे दूसरा दिया है 13 अप्रैल 1919। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको खूनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों को जो है
भूगोल का है दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव है, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन भी आप लोगों को बताते जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से अपने मॉडल पेड पर जो डाउनलोड किए हैं उसको उसमें मिलान करते जाइए, नहीं तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भूगोल का, जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है अधिकतम सहायता मूल्य, दूसरा ऑप्शन है मध्यम सहायता मूल्य, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम सहायता मूल्य और चौथा ऑप्शन है प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। चलिए इसको जो आप अच्छी तरह से टिक लगा लीजिए, हो सके तो आप कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, कहता है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में के जो कोडरमा है उसमें से बताना कि ये किस खनिज का जो है अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, दूसरा दिया है लौह अयस्क, तीसरा दिया है अभ्रक, चौथा दिया है तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया लाल मिट्टी, दूसरा दिया है काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, चौथा है कोई नहीं। तो इसका दोस्तों बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि जो लौह धातु अधिकतम जहां पे पाए जाते हैं वहां पे जो अधिकतम मिट्टी होती है वो लाल रंग के होते हैं, यानी कि लेटेराइट के कारण होते हैं, इसलिए हो जाएगा ये आपका सी नंबर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है चना, दूसरा दिया है चावल, तीसरा है गेहूं, चौथा है दलहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर गेहूं। गेहूं जो है एक खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, नागरिक शास्त्र का है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है। तो सिंहलियों की आबादी कितनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 18%, दूसरा दिया है 1%, तीसरा दिया है 74% और चौथा दिया है डी नंबर दिया है 28%। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों का हो जाएगा वर्तमान में जो है 74% है, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर कहता है कि कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषा दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है 15, बी नंबर दिया है 20, सी है 21, डी है 22। तो इसको यहाँ पे बताना है कि कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये हो जाएगा 22 भाषाओं का, ठीक है। 22 भाषाओं का जो है दर्जा दिया गया अनुसूचित भाषा में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा है 50, तीसरा है 48 और चौथा है 60। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 26 नंबर का वो हो जाएगा 52, ठीक है। पहले जो था 47 ही था, 47 सूची ही था, लेकिन जो है वर्तमान में अब 52 हो गई है। 52 समवर्ती सूची में सूची है, ठीक है। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सऊदी अरब, दूसरा दिया है नाइजीरिया, तीसरा है भारत और यहाँ पे चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी नंबर हो जाएगा भारत। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं। तो भारत में जो है कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया है 3 और तीसरा दिया है 6 और चौथा जो दिया है वो 7। तो यानी इसमें जो ये बताना है कि भारत में जो है कितने राष्ट्रीय सदस्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा 6 सदस्य, ठीक है। चलिए इसका रिक्त स्थान को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 29 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, वो 28 दिसंबर को हुआ था। कितनी ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी को। यदि दोस्तों आपका डेट भी पूछा जाए तो वहां पे आपको भरना है 28 दिसंबर 1850 ईस्वी, ठीक है। 28 दिसंबर याद रखिएगा दोस्तों कि 28 दिसंबर को जो है
28 दिसंबर को जो है कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है 1885। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा से प्राप्त हुआ। यहाँ पे कहता है कि भारतीय, ठीक है समझिएगा, कि चुनाव आयोग द्वारा जो है बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये आप लोगों को बनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1997 ईस्वी। 1997 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था बहुजन समाज पार्टी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की एक अच्छा उदाहरण क्या है? सामुदायिक सरकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको रिक्त स्थान में भरना है सामुदायिक सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 32 नंबर कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रही है 32 नंबर कहता है कि मैं सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो राजभाषा था तमिल था, उसको बदलकर जो है सिंगली कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कितने ईस्वी को जो है सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे 1956 ईस्वी। ठीक है, 1956 ईस्वी हो जाएगा। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे 1956 ईस्वी ही दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा 1956 ईस्वी हो जाएगा। 32 नंबर का जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का अर्थशास्त्र से है, जो कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इसका कवर करूंगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव जितने भी सवाल है मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्टिव सवाल में काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सब्जेक्टिव भी हम बता देंगे। ठीक है, आज ही सब्जेक्टिव आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या है अर्थशास्त्र का। पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक क्या होते हैं, जैसे कि जिससे हम उपज करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मतलब पहले शुरुआती चीज़ करते हैं उसको हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, जैसे कि खनन, ये खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है 10 दिन, बी दिया है 12 दिन, सी दिया है 15 दिन और डी दिया है 20 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का जो हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर, यानी कि आप लोगों को रोजगार नहीं मिलने पर 15 दिन के रोजगार नहीं मिलने के बाद जो है बेरोजगारी भत्ता मिलती है। ठीक है, यानी कि प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के उद्देश्य में इसमें से या इनमें से प्रथम स्थान आता है। तो यदि उत्पादन के उद्देश्य से जो है इनमें से प्रथम स्थान क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पूंजी, दूसरा दिया है भूमि और तीसरा पहले दिया है श्रम, उसके बाद दिया है तीसरा औजार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा श्रम। श्रम जो है वो उत्पादन के उद्देश्य में से सबसे प्रथम स्थान में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए 150, बी 200, सी 250 और डी जो है 300। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 164। आप एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे 164 होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ 40 का वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा 164 होगा। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बुक में, तो वहां पे साफ साफ दिया गया है कि वर्तमान में जो है 164 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, आप यदि इसमें किसी भी को भी टिक लगाते हैं तो वो भी आप लोगों को सही कर देगा, क्योंकि ऑप्शन ही पहले से गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे 164 आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है खनन, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है बैंकिंग, उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें तृतीय क्षेत्र जो होता है वो हेल्पिंग के लिए होता है, सहयोग के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग एक सहयोग का काम करती है, जैसे कि ऋण लेना, लेन देन का काम करना, जैसे कुछ अपने पेमेंट को जमा करना, लेन देन का कार्य करते हैं, यानी कि बैंकिंग का काम करते हैं। ये जो है एक सहयोग का काम करती है, इसलिए
तृतीय क्षेत्र में जो है संबंधित हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि देशों के बीच वस्तुओं की सेवाओं और लोगों का। दूसरा ऑप्शन कहता है कि देश के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेश। तीसरा दिया है देश के बीच वस्तुओं सेवाओं लोगों का। चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, देश के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेश। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 नंबर का। ठीक है, 42 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी जो है सही हो जाएगा। चलिए इसका जो है रिक्त स्थान को हम भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको फटाफट जो अपने कॉपी में नोट कर दीजिएगा दोस्तों। 43 नंबर यहाँ क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी किया। तो केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है तो ये कौन सा बैंक जारी करती है? तो सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर कहता है कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में का काम करती है। मुद्रा विनिमय जो प्रक्रिया जो है वो किसका काम करती है? तो ये जो होगा मध्यस्थता की काम करती है, यानी कि जो जब विनिमय लेते हैं, जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसको हम उसके लिए उसके बदले में पैसे देते हैं, उसका जो मूल्य होता है उसको हम पे करते हैं। तो ये जो होगा मध्यस्थता हो जाएगी, इसलिए मुद्रा विनिमय की जो प्रक्रिया है मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है मध्यस्थता है वो आप लोगों का यहाँ पे रिक्त स्थान में बनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में है। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में जो है वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। ठीक है, कृषि क्षेत्र का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे कि कृषि यदि कर रहे हैं, फसल की कटाई हो रही, तब जो बेरोजगार थे उसको रोजगार मिली है, लेकिन फसल कटने के बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाती है। ठीक है, यानी कि समय समय पर उसको सिर्फ रोजगार मिलती है, यानी कि हमेशा उसको रोजगार नहीं मिल पाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगारी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो अल्प बेरोजगारी होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जितने भी मॉडल सेट आप लोगों को बताया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि और भी नई जो विषय है उसका जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।